नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना ईएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पूछ लिया जाता है कि साहित्य इतिहास लेखन या हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में क्या क्या समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, या साहित्य के इतिहासकार को किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, क्या परेशानियां ऐसी उत्पन्न होती हैं जिनकी वजह से एक प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा जा सकता, या कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके अभाव में एक ठोस, समग्र और संपूर्ण साहित्य का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। दोस्तों, याद रखिए, साहित्य इतिहास लेखन की जो शर्तें हैं, यदि उनमें कोई कमी आए तो वास्तव में वही समस्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए शर्तें क्या हैं? भाई, प्रामाणिक तथ्य होने चाहिए। यदि प्रामाणिक तथ्य नहीं है तो समझ लीजिए कि यह एक समस्या है, साहित्य इतिहास लेखन के लिए चुनौती है। साहित्य के इतिहासकार को जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है वह यह कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से मानी जाए। इसे लेकर के अक्सर विवाद उत्पन्न हुआ। तीसरी समस्या यह उत्पन्न होती है कि साहित्य में पहला रचनाकार किसे माना जाए, यानी हिंदी साहित्य का आदि कवि या आदि रचनाकार कहाँ से माने, कहाँ से हिंदी साहित्य शुरू हुआ। यदि इसकी जानकारी हो तो फिर एक और समस्या उत्पन्न होती है कि उसके पहले रचनाकार के रूप में किसे देखा जाए। दोस्तों, इससे भी गंभीर समस्या तब उत्पन्न होती है कि हिंदी बोलियों का समुदाय है। किस बोली की रचना को हिंदी साहित्य में जगह दी जाए और किसे नहीं जगह दी जाए, यह भी एक समस्या है। भाई जरा समझिए, हिंदी की कई उपभाषाएं हैं, जैसे बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अब यदि बात करें तो पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा और खड़ी बोली का तो साहित्य रखा गया, लेकिन हरियाणी का साहित्य क्यों नहीं रखा गया, कन्नौजी और बुंदेली का साहित्य क्यों नहीं रखा गया। यानी किस बोली की रचना को साहित्य में रखें, किसे नहीं रखें, यह भी एक समस्या है। बिहारी हिंदी में देखिए, मैथिली और कुछ हद तक भोजपुरी के साहित्य को भी रखा गया, लेकिन बिहारी हिंदी की एक और बोली है मगही, उसका साहित्य अब तक उपेक्षित है। उसकी रचनाओं को हिंदी साहित्य में जगह नहीं दिया गया, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी उसे जगह नहीं मिला। ऐसे ही पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी को तो खूब मान मर्यादा मिली, अवधी की प्रतिष्ठा स्वामी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी रचनाओं को लेकर के आप देख सकते हैं। लेकिन बघेली और छत्तीसगढ़ी की रचनाओं को ना तो हिंदी साहित्य में कहीं सम्मिलित करने की कोशिश की गई और ना ही साहित्य के इतिहास में। तो यह भी एक समस्या है, किस बोली की रचना को रखें और किसे नहीं रखें। दोस्तों, समस्या तब और गंभीर हो जाती है या चुनौतियां और उत्कट रूप ले लेती हैं जब काल विभाजन का प्रश्न आता है। याद रखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन एक सबसे गंभीर समस्या है। किस बिंदु पर 2 कालखंडों का विभाजन किया जाए, क्योंकि संक्रमणकारी प्रवृत्तियां भी रहती हैं। अब मान लीजिए कि आदिकाल का साहित्य चल रहा है, आचार्य शुक्ल ने विक्रम संवत 1050 से 1375 तक की काल सीमा को आदिकाल माना। भाई, उन्होंने यह तर्क दिया कि वीरता की प्रवृत्ति थी, इसलिए आदिकाल उन्होंने इस रचना धारा का नाम दिया, काल विभाजन भी किया।
लेकिन क्या वीरता की प्रवृत्ति रीति काल में नहीं थी? अब जरा समझिए, भक्ति को ध्यान में रखकर, आध्यात्मिकता को उन्होंने ध्यान में रख करके भक्ति काल नाम दिया, तो क्या यह भक्ति की प्रवृत्ति आदि काल में नहीं थी? विद्यापति जैसे रचनाकार इस बात को लेकर के विवादित रहे कि उनकी रचनाओं को भक्ति परक रचना में रखा जाए या श्रृंगार परक। पदावली सबसे अधिक विवादित इसी कारण है कि पदावली को धार्मिक रचना माने, भक्ति परक रचना माने या श्रृंगारिक रचना माने। ऐसे ही यदि रीति काल में भी देखें तो रीति काल में श्रृंगारिकता के साथ वहाँ भक्ति भी है और वीरता भी है। तो समस्या आती है कि किस पड़ाव पर जाकर दो कालखंडों का विभाजन किया जाए। यदि काल विभाजन का आधार प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो वीरता हो, धार्मिकता हो, श्रृंगारिकता हो, तो आप देखेंगे कि आदि काल में भी ये तीनों प्रवृत्तियां हैं। भक्ति काल में भी भक्ति और श्रृंगार है। और यदि रीति काल की बात करें तो रीति काल में श्रृंगारिकता के साथ भक्ति भी है और वीरता भी है। तो साहित्य के इतिहासकार के आगे एक गंभीर समस्या यह उत्पन्न होती है, एक विशद या यूं कहें कि उत्कट चुनौती यह उत्पन्न होती है कि किस बिंदु पर कालखंड को विभाजित किया जाए, कालखंड के विभाजन का आधार क्या माना जाए, क्या प्रवृत्ति को माना जाए, क्या रचनाकारों को माना जाए, क्या साहित्य की धारा को माना जाए। यह भी एक समस्या है। दोस्तों, साहित्य के इतिहास लेखन की एक अन्य चुनौती यह है कि काल विभाजन तो ठीक है, लेकिन उसका नाम क्या दिया जाए, यानी नामकरण की समस्या भी एक जटिल समस्या है। किस आधार पर नाम दिया जाए? जैसे हिंदी साहित्य के आदि काल को आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल कह दिया। कुछ अन्य इतिहासकारों को देखें, आलोचकों को देखें, तो जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल नाम दे दिया। इसे ही आप देखें, सिद्ध सामंत काल नाम दिया पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। और यदि देखा जाए तो इसी काल धारा को कुछ लोगों ने अन्य नामों से भी, जैसे बीज वपन नाम से भी जानने की कोशिश की। किसी ने इसी काल को आरंभिक काल, जैसे मिश्र बंधुओं की बात करें तो आरंभिक काल नाम भी दिया। कालक्रम के आधार पर नाम दिया जाए, प्रवृत्ति के आधार पर नाम दिया जाए, किसी धारा के आधार पर, साहित्य के किसी आंदोलन के आधार पर नाम दिया जाए, यह एक गहन समस्या है। जैसे अब आप देखिए, आचार्य शुक्ल ने जब नामकरण किया तो एक तरफ कालक्रम के आधार पर क्या क्या, आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। जैसे शुक्ल जी नामकरण करते हैं तो शुक्ल जी ने सबसे पहले कालक्रम के आधार पर बांटा और कालक्रम के आधार पर ही नाम दिया आदिकाल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और आधुनिक काल। और फिर उन्होंने प्रवृत्ति के आधार पर भी नाम देने की कोशिश की। आदि काल में वीरता को देख करके वीर गाथा काल नाम दिया। पूर्व मध्य काल को उन्होंने भक्ति काल नाम दिया, उत्तर मध्य काल को रीति काल और आधुनिक काल को देखा उन्होंने कि गद्य की रचनाएं अधिक हैं, इसलिए गद्य काल नाम दे दिया। अब आप समझिए कि इन्हीं काल धाराओं को अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग नाम देने की कोशिश की। शुक्ल जी और आचार्य विश्वनाथ मिश्र यदि देखें, या फिर मिश्र बंधुओं को, तो रीति काल पर इन सब के नाम अलग अलग हैं। किसी ने रीति काल नाम दे दिया, किसी ने श्रृंगार काल नाम दे दिया, किसी ने माध्यमिक काल नाम दे दिया, किसी ने अलंकृत काल नाम दे दिया। इसका अर्थ है कि सबने जो नाम देने की कोशिश की, उनके नामकरण का आधार भी अलग अलग रहा है। कई बार तो प्रवृत्तियों के आधार पर नाम देने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहाँ और समस्या जटिल हो जाती है। कैसे? भक्ति काल में यदि कृष्ण काव्य धारा को देखा जाए
तो कृष्ण काव्य धारा में आध्यात्मिकता है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन उसमें श्रृंगार भी है। यानी भक्ति और श्रृंगार दोनों का आप देख सकते हैं कि एक अंतर विरोध है। अब जाहिर सी बात है कि कुछ आलोचकों ने यह मान लिया कि भक्ति और श्रृंगार के इसी अंतर विरोध के कारण भक्ति काल के ठीक आगे रीति काल का उद्भव हुआ, क्योंकि रीति काल में श्रृंगारिकता प्रबल है और कहीं ना कहीं भक्ति भी है। जैसे भक्ति काल में आध्यात्मिकता या भक्ति प्रबल है और कहीं ना कहीं श्रृंगारिकता भी है। आचार्य शुक्ल खुद ही कहते हैं कि चाहे आदि काल हो चाहे रीति काल हो, आप देखें तो वीरता और श्रृंगार रस्सी के दो बाटों की तरह लिपटी प्रवृत्तियां हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी बात माने तो वो भी कहते हैं कि भाई आदिकालीन साहित्य में वीरता की प्रेरणा श्रृंगार से ही मिलती है। यानी इन इतिहासकारों ने इस बात से परहेज नहीं किया कि साहित्य की अलग अलग काल धाराओं में अलग अलग प्रवृत्तियां रही हैं, तो क्या नामकरण का आधार प्रवृत्ति हो? भाई नामकरण यदि प्रवृत्ति के आधार पर देखा जाए, कुछ लोगों ने कालधारा के आधार पर नाम देने की कोशिश की, कुछ लोगों ने किसी प्रबुद्ध रचनाकार या आलोचक के नाम पर, किसी ने किसी आंदोलन के नाम पर, साहित्यिक आंदोलन के नाम पर, जैसे भारतेंदु जी के नाम पर भारतेंदु युग, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग। तो ऐसे ही कुछ साहित्यिक धाराएं भी रही हैं। कैसे? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। अब समस्या यह है कि किससे अधिक मान दिया जाए, किस इतिहासकार के नाम को अधिक महत्व दिया जाए, नामकरण का कौन सा आधार चयन किया जाए, क्योंकि किसी ने प्रवृत्ति के आधार पर नाम देने की कोशिश की, किसी ने कालधारा के नाम पर, जैसे भाई पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, ये कालधाराएं हैं कालक्रम के आधार पर। ऐसे ही प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति विचारधारा को कहते हैं। तो जैसे वीरता की प्रवृत्ति है, जैसे भक्ति की प्रवृत्ति है, यानी आध्यात्मिकता को देखकर भक्ति काल, जैसे एक रीति खास शैली की रचनाओं को देखकर रीति काल। अब समस्या उत्पन्न होती है कि भाई किसी मुख्य रचनाकार के नाम पर यदि किसी कालधारा का नाम दिया जाए, जैसे भारतेंदु युग नाम दे दिया गया, याद रखिए इसी भारतेंदु युग में कई ऐसे अत्यंत चर्चित रचनाकार थे, फिर उनकी उपेक्षा होती है, जैसे बालकृष्ण भट्ट, जैसे प्रताप नारायण मिश्र, ये सब चोटी के रचनाकार थे। दोस्तों देखा जाए तो इसी काल में मेहता लज्जाराम शर्मा भी थे। यदि आप बात करें अन्य रचनाकारों में तो राधा कृष्ण दास भी थे। ऐसे ही द्विवेदी युग, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग रखा गया, किंतु इसी धारा में एक सबसे चर्चित रचनाकार मैथिली शरण गुप्त माने गए। तो दोस्तों नामकरण की चुनौती भी साहित्य के इतिहास लेखन में एक सबसे गंभीर समस्या है। यदि बात की जाए एक और समस्या की, तो वह यह है कि हिंदी साहित्य में उर्दू को स्थान मिले या न मिले। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि जो उर्दू है वो कुछ और नहीं, खड़ी बोली की ही एक शैली है। यानी दक्षिणी हिंदी का जो विकास हुआ, तो देखा जाए हिंदी या खड़ी बोली का व्याकरण ही दक्षिणी हिंदी में है और फिर वही खड़ी बोली का व्याकरण उर्दू में भी है। कैसे? मैं आपसे नाराज हूँ, मैं आपसे मुखातिब हूँ, तशरीफ़ रखिए, ये हूँ, मैं, रखिए, फरमाइए, ये जो व्याकरण है, यानी क्रिया रूप हो, चाहे परसर्ग हो, चाहे सर्वनाम हो, यानी पूरी तरह जो व्याकरण है वो उर्दू में खड़ी बोली का ही है। मैं, हम, हूँ, हो, आइए, फरमाइए। तो जब व्याकरण खड़ी बोली का ही है उर्दू में, तो जाहिर सी बात है कि उर्दू खड़ी बोली की ही शैली है। और इसीलिए विवाद उत्पन्न हुआ फोर्ट विलियम कॉलेज के दौरान से ही, हिंदी और उर्दू का विवाद। किसी ने हिंदी को हिंदवी कह दिया तो उर्दू को हिंदुस्तानी का नाम दे दिया। बात समझने लायक है कि उर्दू तो कोई अलग थलग भाषा थी ही नहीं।
देखा जाए तो उर्दू खड़ी बोली हिंदी की ही एक शैली है, तो क्या उर्दू की रचनाओं को, उर्दू की गज़लों को हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के इतिहास में रखा जाए या नहीं, यह भी एक समस्या है जिसे हमेशा इतिहासकार जूझता रहा है। दोस्तों, यदि बात की जाए साहित्य के इतिहास लेखन की अन्य समस्याओं में, तो यह अपने आप में एक गंभीर चुनौती या समस्या कहिए कि भाई कहाँ से या किस भाषा से हिंदी की शुरुआत माने। क्या भाई संस्कृत के माध्यम से ही, संस्कृत से ही पाली उत्पन्न हुई, पाली से ही प्राकृत, प्राकृत से ही अपभ्रंश, अपभ्रंश से ही अवहट और अवहट से ही हिंदी। अब ऐसे में दोस्तों कहाँ से हिंदी की शुरुआत माने? अपभ्रंश से माने, अवहट से माने, प्राकृत से माने? क्योंकि हिंदी की जो आरंभिक दशा है उसके भी कई नाम हैं, जरा समझिएगा। प्राकृताभास हिंदी, समझिएगा, जैसे पुरानी हिंदी। अब ये समझने लायक है कि अवहट एक तरफ अपभ्रंश ही है, अवहट को परवर्ती अपभ्रंश कहा गया, सुना होगा आपने। तो अवहट भी अपभ्रंश है और अवहट से ही हिंदी की बोलियां जन्मी। विद्यापति अवहट को ही हिंदी की बोली कहते हैं देसिल बैना सब जग मीठा तन तैसन जमपयो अवहट्ठा। यानी उन्होंने मैथिली को हिंदी या अवहट के रूप में देखा। जाहिर सी बात है, हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है, यानी मैथिली भी हिंदी भाषा की बोली है, इसमें कोई परहेज नहीं, कोई शक नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि अवहट से माने, अपभ्रंश से हिंदी की शुरुआत माने, प्राकृत से माने, या इन सब से अलग थलग। देखा जाए तो आचार्य शुक्ल यह तो कहते हैं कि अपभ्रंश से हिंदी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इसी आचार्य शुक्ल जी ने अपभ्रंश की रचनाओं से परहेज किया साहित्य इतिहास में। उन्होंने सिद्धोनाथों को स्थान नहीं दिया। दोस्तों, आचार्य द्विवेदी मानते हैं कि हिंदी की शुरुआत होती है 1000 ईस्वी से, जरा बात को समझिएगा। और सिद्धनाथ जो थे वो देखा जाए तो 800 ईस्वी में ही एक प्रकार से रचनाशील दिखाई पड़ रहे थे, क्रियाशील थे। अब सिद्धोनाथों की रचनाओं को आचार्य द्विवेदी हिंदी साहित्य और इतिहास में जगह देते हैं, लेकिन याद रखिए कहते हैं कि हिंदी की शुरुआत को 1000 ईस्वी से देखा जाए तो ये तो 800 ईस्वी से ही थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की शुरुआत लगभग 750 ईस्वी से देखने की कोशिश की, लेकिन जरा समझिए कि सिद्धनाथ के काल की शुरुआत वहाँ से हो गई थी। और जब सिद्धनाथ से हिंदी साहित्य की शुरुआत हो गई तो उन्होंने आदिकाल को चारण काल क्यों कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, चारण का अर्थ तो चाटुकार होता है, और सिद्धनाथ दरबारी परिवेश के बाहर थे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किस भाषा से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जाए, इसे लेकर आचार्य शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, कहीं ना कहीं पंडित राहुल सांकृत्यायन, बाबू श्याम सुंदर दास, इन सब के मत अलग अलग और भिन्न भिन्न हैं। किसी ने माना अपभ्रंश से मानिए, किसी ने कहा कि परवर्ती अपभ्रंश या अवहट से मानिए, किसी ने माना नहीं बिल्कुल हिंदी से ही मानिए जहां आरंभिक हिंदी का जन्म होता है, यानी 1500 ईस्वी से। अब यदि 1500 ईस्वी के इर्द गिर्द आप हिंदी की शुरुआत को देखने की कोशिश करें तो इसमें कोई संशय नहीं है कि अमीर खुसरो वगैरह का काल कुछ इससे थोड़ा पहले या बाद का था, या कबीर सुर तुलसी भी लगभग इस काल में आ गए थे। तो भाई जो अन्य संत थे, जैसे बात करें सिद्धोनाथों की, जैसे हेमचंद्र जैसे जैन रचनाकारों की, तो उनसे हाथ धोना पड़ेगा। इसीलिए यह भी एक बहुत विवादास्पद मामला है, या यूँ कहें कि एक गंभीर चुनौती है कि हिंदी की शुरुआत को यदि अपभ्रंश से लेते हैं
तो अपभ्रंश की काल सीमा 500 से ही शुरू होती है, 500 से 1000। यदि अवहट से लेते हैं तो 1000 से शुरुआत होती है। यदि आरंभिक हिंदी की बात करें तो भी 1000 या 1100 से आरंभिक हिंदी शुरू हो जाती है। मतलब कहाँ से माने, हिंदी साहित्य की शुरुआत 1000 से माने, 800 से माने, 750 से माने, या ठीक अपभ्रंश के काल से ही माने, 500 ईस्वी से माने, यह अपने आप में गंभीर और गहन चुनौती है। क्यों? अगर 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य की शुरुआत माने, जैसा कि शुक्ल जी भी इस बात पर जोर देते हैं, द्विवेदी जी भी जोर देते हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर रामविलास शर्मा भी, तो फिर जो 7वीं 8वीं शताब्दी के बहुत प्रबुद्ध रचनाकार थे, जैसे मेरुतुंग की बात करें, जैसे हेमचंद्र की बात करें, जैसे स्वयंभू पुष्पदंत की बात करें, जैसे सरहपा कढ़हपा की बात करें, थोड़ा बाद चल के गोरखनाथ वगैरह की बात करें, मच्छंद्रनाथ वगैरह की बात करें, तो इनकी रचनाएं उपेक्षित होंगी। ऐसे में साहित्य की शुरुआत कहाँ से मानी जाए? उनकी रचनाएं प्रामाणिक रही हैं या नहीं? किसने कौन सी रचना लिखी? उसकी रचना में समाज के तथ्यों की प्रामाणिक चर्चा मिलती है या नहीं? क्या रचना वाकई रचनाकार की रही है? रचनाकार ने जिन बातों की चर्चा की, क्या समाज से मेल खाती हैं बातें? तो प्रामाणिक तथ्य, रचना का रचनाकार कौन है, रचना की काल सीमा क्या रही है। एक तो सबसे बड़ी समस्या यह उत्पन्न होती है साहित्य के इतिहासकार के आगे कि वह तथ्यों का चयन प्रामाणिक रूप से करे। दूसरी बात, हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई। तीसरी बात, पहला रचनाकार। भाई किसी ने कहा कि स्वयंभू को पहला रचनाकार मान लीजिए, किसी ने माना सरहपा को पहला रचनाकार मान लीजिए, किसी ने कहा कि नहीं भाई नहीं, आप चंद बरदाई को पहला रचनाकार मान लें, किसी ने पुष्पदंत या पुंड को पहला रचनाकार मान लिया। जाहिर सी बात है कि अलग अलग इतिहासकारों और आलोचकों की राय भी अलग अलग रही है। ऐसे में साहित्य का जो इतिहास लेखन है वो भी कहीं ना कहीं मतिभ्रम का या भ्रम का शिकार रहा है, मतभेद का शिकार रहा है, क्योंकि यह एक गंभीर समस्या है। अगली बात देखें तो किस बोली की रचना को रखें और किसे निकालें, क्योंकि हिंदी तो बोलियों का समुदाय है और इस बात से आप परहेज नहीं कर सकते। तो भाई बिहारी हिंदी में मैथिली यानी विद्यापति की रचना को तो साहित्य के इतिहास में रखने की जगह, साहित्य के इतिहास में जगह देने की कोशिश की गई, लेकिन मगही उपेक्षित है। ऐसे ही पहाड़ी हिंदी भी हिंदी की एक प्रमुख उपभाषा है, तो फिर कुमाऊनी गढ़वाली की रचनाओं को इसमें जगह क्यों नहीं मिली। भाई राजस्थानी हिंदी में देखा जाए तो मारवाड़ी है, मेवाती है, मालवी भी है, और बात करें तो इसके अंतर्गत कहीं ना कहीं जोधपुरी मारवाड़ी को भी रखते हैं हम लोग, यानी जो उत्तरी राजस्थानी है वो मेवाती है, जो पूर्वी राजस्थानी है वो ढूंढानी है, जो पश्चिमी राजस्थानी वो जोधपुरी मारवाड़ी है, और दक्षिणी राजस्थानी मालवी है। अब समस्या यहाँ उत्पन्न होती है कि मीराबाई की रचना मारवाड़ी को तो हमने इसमें जगह दे दी, तो फिर मेवाती की रचनाओं को क्यों नहीं, भाई ढूंढानी की रचनाओं को क्यों नहीं, जयपुर क्षेत्र को ढूंढान कहते हैं, और जो दक्षिणी राजस्थान है एमपी से लगता इलाका, मालवी की रचनाओं को क्यों नहीं। तो किस बोली की रचना को साहित्य के इतिहास में इतिहासकार रखे, किसे नहीं रखे, यह भी अपने आप में गंभीर समस्या। देखिए मिश्र बंधुओं ने शायद इसी समस्या के कारण लगभग 5000 रचनाकारों को मिश्र बंधु विनोद में रखा था, और इसी समस्या के कारण शिवसिंह सेंगर महोदय ने भी अपनी रचना शिवसिंह सरोज में लगभग 1000 रचनाकारों को रखा था। यानी कहीं ना कहीं तो समस्या है कि किसकी रचना को रखें, किसकी रचना को नहीं रखें, किस बोली की रचना को शरीक करें, किस बोली की उपेक्षा करें। दोस्तों काल विभाजन के विषय में एक बहुत बड़ी बात समझिए
कि किस बिंदु पर दो कालखंडों का विभाजन हो। काल विभाजन का आधार क्या माना जाए। जैसे आचार्य शुक्ल ने तो विद्यापति को आदिकाल में रख दिया, क्योंकि उन्होंने माना कि इनकी रचनाएं जो हैं वो दरबारी हैं। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र वगैरह इस बात पर अड़ जाते हैं कि कहीं ना कहीं विद्यापति की रचना में धार्मिकता भी है, तो विद्यापति को क्यों ना आदिकाल और भक्ति काल के संक्रमण पर रखा जाए या भक्ति काल में ही रखा जाए, क्योंकि पदावली तो उन्हें आध्यात्मिक रचना नजर आती है। आचार्य शुक्ल हालांकि विरोध करते लिखते हैं बहुत से लोगों के विरोध में, कहते हैं आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बाजार में बहुत सस्ते हो गए हैं, जिसे पहनकर किसी की श्रृंगारिक रचना को आध्यात्मिक रंग में देखा जा सकता है। आचार्य शुक्ल ने केशव को रीति काल में रखा। जरा समझिए, उन्होंने माना केशव श्रृंगारिक रचनाकार थे, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र वगैरह या अन्य आलोचक इतिहासकार इस बात पर अड़ जाते हैं कि केशव ने कहीं ना कहीं केशव प्रिया, रामचंद्रिका जैसी रचनाएं लिखी थीं जिनमें आध्यात्मिकता प्रबल है। और शायद इसीलिए एक विवाद और उठ खड़ा हुआ कि तुलसी ने रामचरितमानस की रचना लिखी राम के ऊपर, तो केशव की रामचंद्रिका, उसमें भी तो राम की चर्चा है, उन्हें किस रूप में हम भक्ति से निकाल करके रीति काल में रखें। तो काल विभाजन के कई चुनौतीपूर्ण पहलू रहे हैं। किस बिंदु पर काल को विभाजित किया जाए, कोई काल धारा कहाँ तक चली, इसका निर्धारण कैसे किया जाए। दो अलग अलग प्रवृत्तियां अगर एक ही काल धारा में रही हैं और फिर अगली काल धारा में भी, जैसे आप देखें कि आदि काल में कहीं ना कहीं भक्ति की प्रवृत्ति है और फिर भक्ति काल में भी भक्ति की प्रवृत्ति है और रीति काल में भी है। आदि काल में भी वीरता है, रीति काल में भी वीरता है। कहीं ना कहीं भक्ति काल में भी नीति परखता है, रीति काल में भी नीति परखता और आदि काल में भी नीति परखता। तो कहाँ तक यह माना जाए कि आदि काल की सीमा रही है, आदि काल की सीमा किस बिंदु पर खत्म होती है, भक्ति काल की शुरुआत किस बिंदु पर होती है, रीति काल कहाँ शुरू होता है और भक्ति काल कहाँ खत्म होता है, ये अपने आप में काल विभाजन के लिए कई चुनौतीपूर्ण पहलू रहे हैं। इसलिए कई प्रश्न उठते हैं साहित्य के इतिहास में, जैसे भक्ति काल के उद्भव के कारण और रीति काल के उदय के कारण। आप देखेंगे आदिकाल किन कारणों से खत्म होता है और फिर किन कारणों से लोक प्रवृत्ति से जुड़ी हुई धारा भक्ति काल की धारा शुरू होती है। दोस्तों, ऐसे ही आप देखेंगे कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग, वहाँ भी राष्ट्रीय जागरण है, नव जागरण है, वहाँ भी खड़ी बोली का जन्म होता है। तो फिर भारतेंदु युग से द्विवेदी युग को कैसे अलग किया जाए। अब समस्या वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ अंतर्विरोध और बढ़ने लगते हैं, क्योंकि भारतेंदु युग में देखेंगे कि राष्ट्रभक्ति है तो साथ में राजभक्ति भी है। भारतेंदु युग में देखेंगे कि खड़ी बोली भी है, साहित्य की भाषा, गद्य की भाषा, तो कहीं ना कहीं ब्रज भाषा भी है, पद्य की भाषा, काव्य भाषा। भारतेंदु युग से आधुनिक काल की शुरुआत हुई, प्रवेश द्वार भारतेंदु युग है। लेकिन इतिहासकारों ने यह तर्क दिया कि चूंकि यह अंतर्विरोध मूलक काल था और सारे अंतर्विरोध द्विवेदी युग में खत्म हो गए, द्विवेदी युग में एकमात्र भाषा खड़ी बोली बनकर आई, द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों के लिए एक ही भाषा का प्रयोग हुआ। इतना ही नहीं, द्विवेदी युग में राजभक्ति का नामो निशान नहीं था, सिर्फ राष्ट्रभक्ति आई। तो साहित्य इतिहास लेखन में काल विभाजन भी उतनी ही गहन समस्या है, चुनौतीपूर्ण पहलू है। किस मुद्दे को कहाँ रखें, किस बिंदु पर काल को विभाजित करें, कहाँ तक कोई काल धारा चले, कहाँ संक्रमण को अलग करें, दो विरोधी प्रवृत्तियाँ कहाँ टकरा रही हैं, इस बात का पता कैसे चले, कहाँ तक पूर्वकालिकता थी, कहाँ आगे निरंतरता दिखाई पड़ती है, कहाँ से हम यह देखें कि संक्रमण के मुद्दे हैं। ऐसी इतिहास दृष्टि, ऐसा इतिहास बोध हो किसी इतिहासकार में, तब वह काल विभाजन कर पाए। और नामकरण के बारे में आपको बताया
कि प्रवृत्ति के आधार पर नाम रखे, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, या कालक्रम के आधार पर आदि काल, भक्ति काल, आदि काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम पर नाम रखा जाए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, या फिर किसी साहित्यिक आंदोलन के आधार पर जैसे छायावाद, प्रगतिवाद, यह भी एक गहन समस्या है। दोस्तों, हिंदी उर्दू का विवाद उर्दू की रचनाओं को रखें नहीं रखें, तो साहित्य के इतिहास लेखन की ये कुछ गहन समस्याएं हैं। इससे पूरा का पूरा इतिहास लेखन जूझता आया है। न केवल आरंभिक साहित्य के इतिहासकारों के आगे यह चुनौतियां रही हैं, बल्कि शुक्ल जी के सामने भी रही हैं, और शुक्ल जी के बाद यानी शुक्लोत्तर इतिहास लेखन में भी ये समस्याएं रही हैं। तो क्या उम्मीद करूं कि कुछ बातें समझ में आई। तो देखते रहिए ऐसे छोटी छोटी बातें, इनको सुन करके बहुत सी बातों को जब आप सुनेंगे तो जोड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, घबराने का नहीं है। आप लोगों को बेमतलब डराने की कोशिश की जाती है कि बहुत कठिन है, खूब मेहनत करो तब कलेक्टर बनोगे, मर जाओ तब। अरे ये कोई ज़रूरी है? खूब इत्मीनान से पढ़िए, रुचि के साथ पढ़िए, जिंदा रहेंगे तब कलेक्टर बनेंगे। खा पी के पढ़िए, उत्साह के साथ पढ़िए, जीवटता के साथ पढ़िए। हाँ, थोड़ी मेहनत चाहिए, बहुत हल्की सी मेहनत भी करते रहिए, बातों को कनेक्ट कीजिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों।